हेलो गाइस, वेलकम टू एविएशन लेजिस्लेटर। आज हम बात करेंगे सीआर 66 की जो मॉड्यूल 10 है उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। ठीक है, बेस्ट नॉलेज गेन करते हुए कम एफर्ट में कैसे मॉड्यूल निकल पाओगे। ओके, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का सब्जेक्ट है एविएशन लेजिस्लेशन। ओके, ये जो सबसे पहली चीज़ तो आपको समझना है कि इसमें सिलेबस क्या है। ओके, आपका जो सिलेबस है उसको आप समझना है, सिलेबस में है कितना चैप्टर। ओके, और हर एक जो चैप्टर है सिलेबस में, उस चैप्टर का क्या लेवल ऑफ स्टडी करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक चैप्टर के लिए आप डीपली पढ़े, नहीं, कुछ लेवल में अगर कुछ चैप्टर के लिए अगर लेवल 1 दिया है, लेवल लेवल 1 दिया है, कुछ चैप्टर के लिए लेवल 2 दिया है, तो समझ जाना लेवल 1 आपको सिर्फ फेमिलियराइजेशन और बेसिक चीज़ें पढ़ना है। लेवल 2 उनके लिए उन चैप्टर्स में पढ़ना है, उन किताबों में पढ़ना है जिसमें आपको हमेशा के लिए काम आएगा और आपको आपके लिए, आपकी फील्ड के लिए, आपका जो लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको सिलेबस समझ लेना है। सिलेबस में इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है। ठीक है, याद रखना है 9 नंबर ऑफ चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर के लिए लेवल ऑफ स्टडी अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, दूसरी बात, कौन सा चैप्टर के लिए कौन सा बुक, सीआर, एयरवर्दनेस एडवाइजरी सर्कुलर, कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है वो भी कलेक्ट कर देनी है, खास करके सीआर और बुक्स। तो इसमें चैप्टर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 10.1 उसका नाम है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नाम ही बताता है कि जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है कौन है, डीजीसी है, वो इंडिया में काम कैसे करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, कितने ब्रांचेस है, उसका क्या रोल है सिविल एविएशन में। ठीक है, उसको एयरवर्दनेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, कहीं कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके, तो उसके बारे में आपको पहले जान लेना है। दूसरा, उसमें बहुत सारे टाइप का रूल्स रखा है, एक्स्ट्रा रखा है। आप एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 वही रूल्स को पढ़ लेना है सही तरीके से। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन सा रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इको के बारे में बेसिक चीज़ें पता है। देखो, इसमें लेवल 1 बोला है, लेवल 1 बोला है मतलब आपको सिर्फ बेसिक जानना है। सबसे पहले चैप्टर यही चैप्टर पढ़ना है आपको, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एविएशन की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट सीआर से सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको CR 145 M66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चैप्टर में रखा है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैं एक वीडियो बनाया हूँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, तो पूरा ये चैप्टर पूरा समझ जाओगे। बस रूल्स नहीं दिया हूँ, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का कौन सा रूल बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 1-2 मार्क रूल्स के ऊपर तो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप सही से समझ लेते हो तब 1 to 2 मार्क्स आपका पक्का समझ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अगर ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सही से समझ लेते हैं, ठीक है, रूल्स और उस रूल से क्या रिक्वायरमेंट निकल के आता है। जैसे हमारी डीजीसी ने बोला आपके पास रूल नंबर 61 लेके आया 1937 का, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में एक रूल है, रूल नंबर 61 बोलता है आपके पास मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मतलब सर्टिफाई करने के लिए जा रहे हैं तो मेंटेनेंस को। तो रूल 61 तो बोल दिया, लेकिन लाइसेंस कैसे लेंगे, वो है रूल नंबर CR 66। मतलब ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आया, रूल नंबर 61 बोला बोल के, क्या कर बोला बोल के, लाइसेंस ले लिया होगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का, तभी जाके तुम क्या करेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होने के बाद सर्टिफाई कर पाएगा। तो लाइसेंस कैसे लेगा, लाइसेंस से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट इस CR 66 में बताया गया। वैसे ही ये जो अलग अलग CR है, CR 21, CRM, CR 145, CR 147, ये सब भी ऐसे ही कहीं ना कहीं रूल से निकल के आया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप सही से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ओके, पूरा का पूरा एविएशन के स्ट्रक्चर के बारे में। और लेवल 1 मतलब एक दिन में आप आराम से 1-2 घंटा दिया तो पूरा पढ़ लोगे। दूसरा चैप्टर है आपका CR 66। इसमें आपको लाइसेंसिंग के बारे में, कैसे आप मेंटेनेंस का लाइसेंस लेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का, उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप का कैटेगरी है, इसके ऊपर भी मैं 4 वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, एविएशन लेजिस्लेटर की चैनल में है।
ठीक है, कि कितना लाइसेंस है, किसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा लाइसेंस के लिए क्या, किसका लाइसेंस का क्या प्रिविलेज है, बस टाइप रेटिंग का नहीं बनाए और एक वीडियो बनाओ। ये सेकेंड चैप्टर है, ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंसिंग के बारे में। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखो लेवल बताया गया, लेवल 2, मतलब ये हमेशा आपकी लाइफ में काम आने वाली है। अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम करने वाले एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपको हमेशा ये सीआर काम आएगा। क्यों? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करेगा, सब इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये दो टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एक CR-145 और एक CRM सब पार्ट F। ठीक है, CR-145 लार्ज एयरक्राफ्ट का या तो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करती है। CRM सब पार्ट F स्मॉल एयरक्राफ्ट, वो स्मॉल एयरक्राफ्ट जो कि कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये लेवल 2 है, मतलब हमेशा ये सीआर आपको पढ़नी है, लाइफ टाइम काम आएगा, आप मेंटेनेंस में रह रहे हैं तो। दूसरा जो 10.4 मतलब 4 चैप्टर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इसमें देखो लेवल 1 है, तो आपको बेसिक चीजें पढ़ना है। शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या है, कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या है, नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या है, कमर्शियल स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस वाला एयरक्राफ्ट कौन सा है, और एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चलाने के लिए मतलब ऑपरेटर बनने के लिए AOC या AOP कैसे लेते हैं, ये सब मिलेगा आपको। KF 3100 करके डॉक्यूमेंट है और KF 3300 करके डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए, ये शेड्यूल कम्यूटर एंड नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बनने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी KF 3200, KF 3400 हेलीकॉप्टर्स के लिए ये है, और ये एयरक्राफ्ट लीजिंग मैनुअल है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें और एक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स कैरिड ऑन बोर्ड, आप सीरीज X में सेक्शन 2 में सीरीज X पार्ट 7 में जाएंगे तो उसमें आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन बोला, हमारी जो सेक्शंस है CR है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, उसको 1 से लेके 11 सेक्शन तक डिवाइड किया गया। हमारा जो एयरवर्दनेस का सेक्शन है वो है सेक्शन 2। ठीक है, तो सेक्शन 2 की सीरीज X में जाओगे तो उसकी पार्ट 7 में आपको मिल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑन बोर्ड लिया जाता है, उसका जो CR है। ओके, इसके अलावा जो 5th चैप्टर वो एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, नथिंग, आपका CR 21 पढ़ लेंगे, 1 से 2 मार्क या 3 मार्क आता रहता है इसमें। ठीक है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग कौन कर सकता है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कैसे लेते हैं, डिजाइनिंग अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेने का टाइप सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कैसे लेते हैं, एयरक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन रिपेयर्स का अप्रूवल कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी है, लेवल 1 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मार्क्स भी DGC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस, इसमें सेक्शन 2 सीरीज F पार्ट 3 में जाएंगे तो मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस, CR 21 में भी मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 2 सीरीज F पार्ट 3 में पढ़ लो, ये सेक्शन 2 सीरीज F पार्ट 1 में मिलेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नॉइज सर्टिफिकेट भी सीरीज F पार्ट 3 में मिल जाएगा। बेड शेड्यूल के लिए सीरीज X में जाओगे तो X पार्ट 3 है शायद, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये सब मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे एयरक्राफ्ट के सर्टिफिकेशन के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ओके, इसके बाद आते हैं आपको CRM। देखो CRM में आपको कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस के बारे में बताया गया है, कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, सब पार्ट C में जाओगे, सब पार्ट G में जाओगे, पूरा मिल जाएगा, पूरा का पूरा CRM ही पढ़ना है, जितना भी सब पार्ट है, बाकी सब पार्ट F छोड़ के। ठीक है, सब पार्ट F जो है CRM में वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। ठीक है, DEF तीनों आपको मेंटेनेंस और एक H वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। इतना छोड़ के बाकी जितना सब पार्ट है, सब पार्ट B, सब पार्ट C, सब पार्ट G और सब पार्ट I, इतना सब पार्ट कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस के बारे में, जो कि CRM का कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस का सब पार्ट है, जो रिक्वायरमेंट कंटेन करता है। कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट इन सब पार्ट में है, तो आप इतना सब पार्ट पढ़ लेंगे तो CRM की रिक्वायरमेंट पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन डीपली पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आता रहता है। इसके बाद आते हैं 10.7 जो आपका सीरीज है, मैक्सिमम सीरीज, जैसे MEL मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, ये सब CDL कॉन्फ़िगरेशन डेविएशन लिस्ट, डिस्पैच डेविएशन, ये आपको मिलेगा सेक्शन 2 की
सीरीज बी में, ओके, एमएल के। एडी के बारे में मिलेगा आपको सेक्शन 2 की सीरीज एम में, सीरीज एम में मिलेगा। इसके बाद आते हैं सर्विस बुलेटिन, ये भी आपके जो सेक्शन 2 है उसकी सीरीज एम में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर्स, इसके बारे में मिलेगा आपको एयरवर्दनेस एडवाइजरी सर्कुलर 1 ऑफ 2017, ठीक है। एयरवर्दनेस एडवाइजरी सर्कुलर डॉक्यूमेंट है, डीजीसी की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर्कुलर्स में जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, मेंटेनेंस मैनुअल, स्ट्रक्चरल, एसआरएम, ठीक है, आईपीसी, ये सब आपको प्रैक्टिकली आपके कॉलेज में देख सकते हो। नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके बाद आते हैं कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस की, ये लेवल 1 में पढ़ना है। ये जो इतना चीजें आपको लेवल 2 में डीपली पढ़ना है, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स में से। और ये जो कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस टेस्ट फ्लाइट है, ये आपको सीरीज टी में मिलेगा, सेक्शन 2 में। और जो एटॉप्स, आरबीएसएम, आरएनपी, एडब्ल्यूओ और कैटेगरी 2-3, ये आपको मिलेगा सेक्शन 2 की सीरीज ओ की पार्ट 14 में मिल जाएगा, ओके। कैटेगरी 2-3 ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है, ठीक है। और आरबीएसएम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 8 में मिलेगा, याद रखना। सेक्शन 8 सीरीज एस पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। और पार्ट 1 में आपको मिलेगा सेक्शन 8 सीरीज एस का पार्ट 1 में मिलेगा, ओके, ईडीटीओ एटॉप्स के बारे में। और सेक्शन 2 की सीरीज टी में मिलेगा टेस्ट फ्लाइट के बारे में, ओके। अभी आते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको मिल जाएगा सीरीज सी पार्ट 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल 2 में है, डीपली पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में, इसका खास करके जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसके बारे में सही तरीके से पढ़ लेने, कौन सी रूल इसमें है, ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ से। आपको चाहिए तो मैं एक अलग से लेसन भी बना सकता हूँ। इसमें से क्वेश्चन हमेशा लगभग आते हैं, अगर एसएमएस से नहीं आया तो आपको एफटीएस से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। फ्यूल टैंक सेफ्टी, ये आपको सीआरएम में भी है, सीआर 145 में है, जो अपेंडिक्स है लास्ट की, जो सीआर 145 की फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग अपेंडिक्स 8, उसमें मिल जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस, 9 चैप्टर है टोटल, ठीक है, 9 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। और किस में कितना लेवल का है उसको देख के आपको पढ़ लेना है। ये चैप्टर आपको सीआर 66 में आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 चैप्टर आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और ये खास करके जो B1 B2 के बारे में आज बात कर रहे हैं, जो मॉड्यूल 10 एविएशन लेजिस्लेशन है, दोनों के लिए 40-40 मार्क है और टाइम है 50 मिनट्स, ओके। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, सबसे इजी और सबसे कम टाइम में कंप्लीट होने वाला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सीआर 66, सीआर 21 जो एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, और एसएमएस और एफटीएस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में इतना आप कंप्लीट कर दोगे, आप लगभग 50% तैयारी इसमें ही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे अगर सही तरीके से इसको पढ़ लोगे, बार बार सही तरीके से। इंपॉर्टेंट है 50%, मतलब 40 में से 20 मार्क की तैयारी इसमें से आपको हो जाता है, ठीक है। 20 मार्क्स का तैयारी इसमें, 50% की तैयारी इसमें हो जाता है। दूसरी बात, आपको जो आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनने वाले हैं तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस के रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझना है, डीपली पढ़ना है, और वो जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहनी है। सीआर 145 कभी भी डाउट आया तो पूछोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर जिसको आपको डाउट आएगा, ठीक है। तो ये आपको तो पढ़ना ही है सही तरीके से, इंपॉर्टेंट है लेवल 2 में। लेकिन ये जो है इतना चीजें जो बता रहा हूँ मैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन केप 3100 में से आता है, सीरीज एच फ्यूलिंग का भी आता है, सीरीज आई इंस्ट्रूमेंट से भी कुछ क्वेश्चन आता है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एमईएल भी डीजीसी का एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, और ये पढ़ते लेना है, समझते हुए पढ़ते रहना है। और ये थर्ड में ये देख लेना है सही तरीके से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता रहता है इसमें से, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस कैसे करोगे क्वेश्चन पेपर्स।
पहली थिंग फर्स्ट थिंग जो आपके है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपको आंसर नहीं देखनी है क्वेश्चन पेपर से जो आंसर लगा है, पहले आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन को सर्च करना है बुक में, कौन सा चैप्टर से रिलेटेड करता है और कौन से सीआर में वो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में यही करना है आपको, लगभग 300-400 क्वेश्चन। ठीक है, सही तरीके से आप बुक में ढूंढना शुरू करोगे ना, आपको कुछ नया क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा कुछ नया क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन बन सकता है बोल के, जब आप क्वेश्चन को बुक में ढूंढ के सॉल्व करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा, मिल गया कोई भी ऑप्शन लगा है आप शुरू कर दिए वही ऑप्शन आंसर है बोल के, नहीं, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत तो करना ही है कि क्वेश्चंस को सर्च करना है आपकी बुक में, रेफरेंस बुक्स में, सीआरस में। ठीक है, दूसरी चीज, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होने के बाद आप फिर से खुद की नॉलेज से, ठीक है, जो भी पढ़े उसको बेस करके आप क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए। ठीक है, तीसरी चीज कि कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको आपकी नजर में रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बुक में लाइन टू लाइन नहीं मिलेगा, आप CR145M, ठीक है, सही से पढ़ोगे तो उसकी कंसेप्चुअल बेस करके कुछ क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसलिए मैं बोला CR145M को समझते हुए पढ़ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना है, पहली चीज तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आप ब्लाइंडली नहीं आंसर फॉलो नहीं करनी है, आपको सर्च करना है सीआर में। ठीक है, लाइन टू लाइन, स्टार्टिंग में 200 300 400 क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ रहा है, और जो पढ़े होंगे उसकी बेसिस में खुद की नॉलेज में ये देना है। ठीक है, और एक बात बताना भूल गया कि आप जब भी कोई भी सीआर पढ़ते हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, हाईलाइट कर देने से आपको लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है तो आप वो हाईलाइट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये रहा, इतना ही मैं बोल सकता हूँ मॉड्यूल 10 प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, पहली चीज आपको सिलेबस समझ लेनी है, 9 चैप्टर्स है, इसके बाद आपको किस चैप्टर का क्या लेवल है, ठीक है, और सही तरीके से पढ़ लेनी है एक बार, फिर आपको क्या कर लेनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोला वो याद रख लेनी है। ठीक है, और आपको मॉड्यूल 10 का टोटल मार्क्स कितना है वो पता होनी चाहिए, टाइम कितना मिल रहा है, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉपर मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है लाइन बाय लाइन, स्टार्टिंग में सर्च करके। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।